नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा आपके अपने इस YouTube चैनल पर रेड लॉ लीगल अवेयरनेस पर स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता श्री निखिल कुमार जी हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कास्ट से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट के इशू होने के प्रोसेस के बारे में। अगर कोई उस कास्ट सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में कंप्लेंट करके उसे निरस्त कराता है तो उसकी क्या कार्रवाई होती है, उसमें किस प्रकार की विवेचना होती है, यानी कि किस प्रकार की स्क्रूटनी होती है, और अगर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी आपके खिलाफ निर्णय देती है तो उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं सर के साथ। तो सर, ये जो कास्ट होती हैं हमारे देश में, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, इनकी जो हम लोग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसका कानून क्या है और किन परिस्थितियों में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान में कुछ पिछड़ी जातियां हैं जी। जो समाज की मुख्य धारा से किसी वजह से नहीं जुड़ पाई, तो उनको पिछड़ी जातियों की संज्ञा दी गई। उन पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं। तो ये आज़ादी के पहले ही देखा गया था, कुछ पिछड़ी जातियां हैं जो समाज की मुख्य धारा से दूर रह गई, उनकी पहचान की गई और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्राविधान किए गए और कुछ इंसेंटिव्स दिए गए। बाद में उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया और सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में उनको प्राथमिकता दी गई। तो वो जातियां जो है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कहलाई। अनुसूचित इसलिए कहलाई कि उनका नाम एक सूची में डाला गया, सूचीबद्ध किया गया। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ये महसूस किया कि कुछ जातियां अभी और भी हैं जो पिछड़ी रह गई हैं और जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है और जिनके लिए सरकार द्वारा कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं। तो उनकी फिर पहचान करने के लिए एक आयोग गठित हुआ जिसे काका कालेलकर आयोग का नाम दिया गया। काका कालेलकर आयोग ने पूरे देश भर में भ्रमण करके उन जातियों की पहचान की और उनको अन्य पिछड़ी जातियों के रूप में परिभाषित किया, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या पिछड़ी जातियों के अन्य पिछड़ी जातियों के समूह। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 1959 में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई, लेकिन उस पर दुर्भाग्य से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1977 में अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए पुनः एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम हुआ मंडल आयोग, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर 1990 में पहली बार मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने विचार किया और उसके बाद उन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। तो वो अन्य पिछड़ी जातियां, उनके लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार की गई। यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने पहले भी अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान की और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन वो 27% नहीं था, विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न था। जैसे उन्होंने देखा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए था, तो मंडल आयोग ने जो जनसंख्या देखी पिछड़ी जातियों की, वो उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में इनकी जनसंख्या 52% है, 52% है। तो सरकार ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो इसलिए सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण और जो पहले की पिछड़ी जातियां थी जिन्हें हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनके लिए लगभग 23% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो सर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जातियां जो हैं, इनको तहसीलदार के द्वारा या जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है जो कि इनको कास्ट सर्टिफिकेट देती है, किसी शिकायत के चलते इनके कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू कर देती है, चाहे वो किसी की शिकायत पे हो या फिर सो मोटो एक्शन हो। तो ऐसे में ये जो तहसीलदार है, इनके क्या अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन है, और फिर जिस व्यक्ति का
कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा रहा है, इसके पास क्या लीगल रेमेडी या फिर इनके क्या लीगल राइट्स हैं, जबकि ये कास्ट स्क्रूटनी इनकी दोबारा से की जाती है? देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के कैंसिलेशन से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू कौन करता है जी और इशू करने का क्राइटेरिया क्या है। जी तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछड़ी जातियां हैं या अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनकी एक सूची बनी हुई है। जी तो जो भी समाज की पिछड़ी जातियां, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, वो संबंधित जिले के डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगी। उस आवेदन पर जांच की जाएगी। जो वहाँ का रेवेन्यू इंस्पेक्टर या लेखपाल होगा वो संबंधित स्थान पर जाएगा, वहाँ के लोगों से पूछताछ करेगा, और जो अभ्यर्थी किसी पर्टिकुलर कास्ट का अपने को क्लेम कर रहा है उसे भी अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और ये बताना होगा कि मैं इस पर्टिकुलर जाति का हूँ जो इस सूची में दर्ज है। तो सर तो उस आधार पर उसको कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा। सामान्य तौर पर जो शिकायतें होती हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ पिछड़े वर्ग में भी और कुछ अनुसूचित जनजातियों में या अनुसूचित जातियों में, जिनके कहीं कहीं डबल नाम हैं या कहीं कहीं पर जो है स्पष्ट स्थिति नहीं है कि ये किस सूची में है। तो वहाँ पे कुछ लोग शिकायत करते हैं उनकी, तो उसके लिए उनकी शिकायतों की जांच के लिए 1994 तक तो कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। तो 1994 तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। तो देश भर में तो 1994 तक जो अथॉरिटी कास्ट सर्टिफिकेट इशू करती थी, नॉर्मली वही अथॉरिटी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल करती थी। 1994 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। तो सर जैसे आपने कहा कि कोई भी जो व्यक्ति है, जो प्रत्यार्थी है जिसको ये कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, वो अप्लाई करेगा। तो आमतौर पे तो ये होता है कि जो कास्ट उनके मदर फादर की थी वही कास्ट उनको आएगी। तो उनके मदर फादर के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था, या फिर ये मतलब किसी व्यक्ति को कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, प्रायः जैसे जो बहुत गरीब लोग हैं जी, जो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब होती है ये सोचने की बात है। आवश्यकता तब होती है जब हमें उस सर्टिफिकेट के आधार पर कोई लाभ लेना होता है, कोई कंसेशन लेना होता है, कोई रियायत लेनी होती है। ऐसे तो कोई व्यक्ति कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बनवाएगा, कोई औचित्य ही नहीं है। तो जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हुई या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में पिछड़ी जातियों या अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई, तो उनसे जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई, तब उन्होंने उसको बनवाया। जी। सामान्य परिस्थितियों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कोई औचित्य ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो सर ये जब कास्ट सर्टिफिकेट ये कैंसिल करती हैं अथॉरिटीज, चाहे तहसीलदार हो या डिप्टी कलेक्टर हो, तो फिर उसमें क्या राइट्स हैं जिसका कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा रहा है, और क्या ड्यूटीज़ हैं जो अथॉरिटी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की कार्रवाई कर रही है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल करने का अधिकार अब उस अधिकारी को नहीं है जिसने उस कास्ट सर्टिफिकेट को निर्गत किया है। जी, मैंने आपको भी बताया कि 1994 तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। 1994 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट के केस में प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन किया, प्रक्रिया निर्धारित की कि जब तक सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाती है, तब तक जो माधुरी पाटिल में हम दिशा निर्देश दे रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हम दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसी के अनुसार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। तो उन्होंने पहली बार एक स्क्रूटनी कमेटी की व्यवस्था की, जिसे राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी कहा गया, और जिसका मुखिया उस प्रदेश का प्रमुख सचिव समाज कल्याण को बनाया गया। और उसमें पूरा प्रक्रिया दी गई है कि एक विजिलेंस सेल होगा जो जाकर के जांच करेगा मौके पर, और अभ्यर्थी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनका परीक्षण करेगा, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा। अगर उसकी रिपोर्ट ये आती है कि व्यक्ति जिस जाति का अपने को कह रहा है वह जाति वास्तव में है,
अर्थात उसका जाति प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाता है, तो फिर स्क्रूटनी कमेटी को कोई अन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि विजिलेंस सेल की रिपोर्ट उस अभ्यर्थी के खिलाफ आती है, अर्थात विजिलेंस सेल ये कहता है कि जिस जाति का यह अपने आप को क्लेम कर रहा था वो इसकी जाति नहीं है, तो फिर जो है स्क्रूटनी कमेटी उस व्यक्ति को नोटिस इशू करेगी, उसको विजिलेंस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का अवसर देगी, उसको सुनवाई का अवसर देगी और उसके बाद जो भी उचित आदेश होगा उसे पारित करेगी। अब यहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये व्यवस्था 2011 तक उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में यही व्यवस्था 2011 तक चली। और जो माधुरी पाटिल का जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश निर्गत किया था जो 5/1/1996 को निर्गत किया गया था, और उसमें वह सारी व्यवस्था थी जो माधुरी पाटिल में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी। उसके बाद 2011 में क्योंकि इसी बीच काफ़ी शिकायतें होने लगी, तो जो स्टेट लेवल स्क्रूटनी कमेटी थी उसके पास एक तो कार्यभार बहुत बढ़ गया, दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते थे वो प्रायः जिला स्तर पर ही उपलब्ध रहते थे और जिले के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रहते थे। तो 2011 में उस समय के जो प्रमुख सचिव समाज कल्याण थे उन्होंने 2 अन्य शासनादेश निर्गत किए और स्क्रूटनी कमेटी को 3 भागों में बांट दिया। पहली जो स्क्रूटनी कमेटी उन्होंने बनाई उसे उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी, जिसके मुखिया उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित किया, और उसके बाद उसकी अपीलेट अथॉरिटी डिविजनल लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी, जिसका हेड उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को बनाया, और फिर उन्होंने कहा कि जो राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी है वो अपना कार्य यथावत करती रहेगी। तो इस तरह से अब जो है जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन 3 स्तरों पर होता है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो माननीय उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका आयोजित कर सकता है। तो सर ये जो व्यवस्था दी गई है गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू, इसमें 3 स्तरीय का इन्होंने लेवल बना दिया कि पहला ओरिजिनल हो गया जहां जनपद लेवल पर, उसके बाद उसके बाद कमिश्नर डिविजनल लेवल और उसके बाद फिर स्टेट लेवल जी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ तो हम लाभ की बात करते हैं कि जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उसको बेनिफिट मिले, कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए, पर अब 3 लेवल पर अगर उसको लड़ना पड़ता है तो ये व्यवस्था कहाँ तक कारगर है? क्या इससे नहीं, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि जो व्यक्ति जिस लाभ का पात्र है उसी को वह लाभ मिले। प्रायः देखा गया है कि कहीं कहीं लोग फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनका लाभ खुद ले लेते हैं, उनके हक को ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेता है तो वो किसी भी स्तर पर धोखा दे करके उसका लाभ न ले सके, इसलिए 3 स्तर पर व्यवस्था दी गई है। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे अपने न्यायिक निर्णयों में यह अवधारित किया है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है जी, ये केवल उस व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का परीक्षण करेगी, उनकी जांच करेगी। स्क्रूटनी कमेटी स्वयं ही कोई साक्ष्य संग्रह नहीं करेगी। अर्थात कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट का अपने को क्लेम करता है तो वह व्यक्ति सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएगा और उसके आधार पर उसके जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वो अपने अभिलेखों के आधार पर यह स्थापित करने में सफल हो जाता है कि हाँ वो इस पर्टिकुलर कास्ट का है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में परिभाषित है, तो उसका फिर जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित कर दिया जाएगा। जी सर। तो जब ये सर स्क्रूटनी होती है, विवेचना की जाती है किसी के जाति को लेकर के, तो इसमें कोर्ट्स के द्वारा बेस्ट एविडेंस का भी क्या कोई नियम है कि बेस्ट एविडेंस किसको माना जाएगा या फिर किन तरह के एविडेंसेस को नकारा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक के जो न्यायिक निर्णय आए हैं तो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अभिलेखीय साक्ष्य है यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसकी प्रोबेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी
और उसमें भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्री इंडिपेंडेंस era का है, अर्थात आज़ादी के पहले का है, स्वतंत्रता के पूर्व का है, तो उसको एक निश्चित प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि जो भी आरक्षण की व्यवस्था की गई वो स्वतंत्रता के बाद की गई, तो अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के पहले के अभिलेख प्रस्तुत करता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो अभिलेख फर्जी नहीं होंगे। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो सेक्शन 35 एविडेंस एक्ट में तो वो अपने आप ही स्वीकार्य हैं। तो इसलिए अगर स्वतंत्रता के पहले के अभिलेख हैं तो उनकी प्रोबेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। जी सर, इसमें कई बार ये भी सुनने में आता है कि जो स्क्रूटनी कमेटी होती है वो उस व्यक्ति जिसका कास्ट सर्टिफिकेट अंडर चैलेंज है उसके गांव में जा कर के उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है कि कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, या फिर इनके कास्ट के बारे में जो ओरल एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तो इसका कितना वैल्यू होता है कास्ट सर्टिफिकेट को डिटरमाइन करने के लिए? बिल्कुल, ओरल एविडेंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओरल एविडेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, आरक्षण उन्हीं लोगों को दिया गया है जो समाज की मुख्य धारा से दूर चले गए हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास आज़ादी के पहले के अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में ओरल एविडेंस एक महत्वपूर्ण एविडेंस हो जाता है, क्योंकि उनके जो नेटिव प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जा कर के आप उनसे पूछेंगे, उनके आसपास के लोगों से पूछेंगे, उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ वास्तव में यह व्यक्ति उस पर्टिकुलर कास्ट का है कि नहीं। तो ओरल एविडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो सर, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के कुछ जो इम्पोर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट का जजमेंट आया, जिसमें प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन किया गया कि कैसे जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाए। उसके बाद दयाराम वर्सेस सुधीर बैथम का एक जजमेंट आया है, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद निर्गत किया गया है तो उसके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उस मामले को स्क्रूटनी कमेटी में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आनंद वर्सेस स्टेट स्क्रूटनी कमेटी का भी एक जजमेंट आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अवधारित किया कि स्क्रूटनी कमेटी केवल व्यक्ति द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। स्क्रूटनी कमेटी स्वयं कोई साक्ष्य संग्रहण नहीं करती है, और जो विजिलेंस सेल है वो भी उस व्यक्ति के नेटिव प्लेस पर जा करके उसके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को संबंधित रेवेन्यू विभाग से या जिस विभाग का है वहाँ से वेरीफाई करते हैं। ज़्यादातर स्कूल के प्रमाण पत्र, खतौनी, किसान बही, इन्हीं सब अभिलेखों में जातियाँ लिखी होती हैं और टीसी में जाति लिखी होती है। 3 अभिलेखों का परीक्षण वो जा करके करते हैं और उनकी सत्यता को देखते हैं कि हाँ वास्तव में वो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिए हैं वो सही हैं कि नहीं, उस कॉलेज द्वारा निर्गत किए गए हैं कि नहीं, और उसके आधार पर उनका परीक्षण कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार समय समय पर और भी अन्य निर्णय आते रहे हैं। अभी हाल ही में एक जजमेंट आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि यदि किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र एक बार स्क्रूटनी कमेटी द्वारा वेरीफाई हो गया है तो फिर दोबारा या बार बार उस किसी भी शिकायत पर उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। सर कई बार ऐसा होता है कि तहसीलदार के पास कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के शिकायत की जाती है तो उनके द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है बिना किसी विवेचना या बिना किसी जांच के। तो ये प्रोसेस कितना सही है? क्या तहसीलदार कैंसिल कर सकता है या फिर वो मैटर को रेफर करेगा जनपदीय स्क्रूटनी कमेटी के पास? मैंने आपको एकदम शुरू में ही ये बात बताई थी कि 1994 के पहले तक तो जी एक मनमानी व्यवस्था थी कि शिकायत करने पर जो व्यक्ति कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत करता था वही उसे कैंसिल कर देता था। लेकिन 1994 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रोसीजर निर्धारित कर दिया था। उसके बाद से अब तहसीलदार को या किसी एक व्यक्ति को जो भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर रहा है उसे निरस्त करने का अधिकार नहीं रह गया। यदि वह निरस्त करता है तो वो उसका आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाएगा
और उसके विरुद्ध आप सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय में आ सकते हैं जी। और माननीय उच्च न्यायालय उस आदेश को निरस्त करके प्रकरण को संबंधित स्क्रूटनी आखिरी में फिर जो है सर एक ये कि अगर अगर जो शिकायत करता है उसकी शिकायत को निरस्त कर दिया जाता है कि अगर उसने किसी के खिलाफ किसी के कास्ट सर्टिफिकेट के खिलाफ शिकायत किया और उसकी शिकायत को निरस्त कर दिया जाता है, तो क्या वो शिकायतकर्ता अपील में जा सकता है या फिर ये मान लिया जाएगा कि वो जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो सही निर्गत हुआ था? हाँ, अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है जी। और शिकायत के पश्चात ये पाया जाता है कि शिकायत उसकी झूठी थी, तो जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने अगर उस मामले को डिसाइड किया है तो उसके विरुद्ध अपील करने का प्राविधान है और जो भी शिकायत करता है वो 90 दिन में शिकायत कर सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता को पर्सन एग्रीव्ड यानी पीड़ित की परिभाषा में आना चाहिए अपील के लिए या शिकायत करने के लिए भी। वो जो व्यक्ति किसी तरह से उस जाति प्रमाण पत्र से पीड़ित होगा वही जो है शिकायत कर सकता है। हर व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता। पीड़ित का मतलब ये हो गया कि जैसे वह व्यक्ति उसी जाति का है जिस जाति का उस व्यक्ति ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है, वह व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके लाभ ले रहा है जबकि वह लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो शिकायत कर रहा है जी। अगर वह व्यक्ति उस जाति का नहीं है तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी है कि जो भी शिकायत करता होगा वो पर्सन एग्रीव्ड होना आवश्यक है। तो ये था हम लोगों का डिस्कशन कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को लेकर के, कास्ट स्क्रूटनी के बारे में, और किस प्रकार से एक कोई व्यक्ति जिसको कोई कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत हुआ हो अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।